Question number 1. The kinetic energy of a body of mass 2 kg and momentum 2 Newton second is 1 joule, 2 joule, 3 joule और 4 joule. इसका करेक्ट ऑप्शन 1 joule अल्फा ऑप्शन है और हम देखते हैं कि ये करेक्ट कैसे है. काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर के और हम जानते हैं कि मोमेंटम का फॉर्मूला है एम वी, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट इज इक्वल टू मोमेंटम. अब अगर हम इस काइनेटिक इक्वेशन को मास से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें तो ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम. और हम जानते हैं कि मोमेंटम बराबर होता है एम वी के. इस तरह से इस एम वी का होल स्क्वायर की जगह हम मोमेंटम की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगी हाफ पी स्क्वायर जो कि मोमेंटम है और डिवाइडेड बाय एम. अब उन्होंने हमें मोमेंटम दिया हुआ है 2 न्यूटन सेकंड और मास दिया हुआ है 2 किलोग्राम. इस पी स्क्वायर जगह 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा और 4 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2, क्योंकि मास भी 2 किलोग्राम है तो सारा हल होके 1 जूल हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. इस तरह से अगर हमें मोमेंटम और मास दिया हो तो हम किसी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी मालूम कर सकते हैं. Question number 2. The work done in holding a mass of 15 kg at a height of 2 meter above the ground is 0, 25 joule, 100 joule, 9, 80 joule. इस क्वेश्चन में जो सा वर्क डन हो रहा है ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की वजह से हो रहा है. तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो बराबर होता है एम जी एच के. वर्क डन इज इक्वल टू एम जी एच, मास जो कि 50 किलोग्राम है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हाइट 2 मीटर दी हुई है. जब इन सबको हल करेंगे तो हमारे पास 980 जूल आ जाएगा. सो डेल्टा इज आवर करेक्ट ऑप्शन. व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड, पोटेंशियल एनर्जी इज डबल्ड, मोमेंटम इज डबल, एक्सेलरेशन इज डबल. इनमें चार्ली करेक्ट ऑप्शन है. मोमेंटम डबल हो जाता है जब किसी बॉडी की वेलोसिटी डबल होती है. काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर. अगर इसकी वेलोसिटी डबल करें तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम हो जाती है क्योंकि वी के ऊपर स्क्वायर है. जबकि पोटेंशियल एनर्जी में वेलोसिटी आती ही नहीं. पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर डिपेंड करती है, इसमें वेलोसिटी का कोई चक्कर नहीं. जबकि मोमेंटम बराबर होता है एम वी के. इधर अगर वेलोसिटी डबल करेंगे तो मोमेंटम भी डबल हो जाएगा और एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी बाय टाइम. एक्सेलरेशन टाइम पर भी डिपेंड करता है तो वेलोसिटी के डबल करने से जरूरी नहीं कि एक्सेलरेशन भी डबल हो जाए. सो चार्ली इज आवर करेक्ट ऑप्शन. A 1 kilogram mass has kinetic energy of 1 joule when its speed is 0.12 meter per second, 1 meter per second, 1.4 meter per second और 4.4 meter per second. इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चार्ली ऑप्शन और हम इसे देखते हैं कि करेक्ट कैसे है. काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर के और अगर इधर हाफ को इधर मल्टीप्लाई कर दें, इधर 2 डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी और मास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा. इस तरह से वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास. काइनेटिक एनर्जी भी 1 जूल है, मास भी 1 जूल है तो वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 के. अब अगर वी स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो इधर 2 का भी अंडर रूट लेना पड़ेगा. तो अगर 2 का अंडर रूट लें तो इसका जवाब आ जाता है 1.41. सो चार्ली इज आवर करेक्ट ऑप्शन. इस तरह से अगर हमें मास और काइनेटिक एनर्जी दी हो तो हम किसी बॉडी की वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं. A moving body need not have kinetic energy, potential energy, momentum और velocity. ये एक कॉमन सेंस का एमसीक्यू है. एक बॉडी मूव कर रही है तो जाहिर बात है उसकी काइनेटिक एनर्जी तो होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी और मोमेंटम भी होगा, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी की वजह से ही मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी की होगी. लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी क्योंकि मूविंग बॉडी जरूरी नहीं कुछ हाइट पे मूव कर रही हो. अगर वो जमीन के साथ मूव कर रही है कोई बॉडी मूव करते हुए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी क्योंकि उसकी हाइट जीरो होगी. सो बीटा इज आवर करेक्ट ऑप्शन. अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है अगरचे काइनेटिक एनर्जी उसकी मैक्सिमम हो. द फोर्स विच कैन डू नो वर्क ऑन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स: फ्रिक्शनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स.
इनमें चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क डन नहीं करती जब वो किसी बॉडी पे एक्ट करती है, क्योंकि वर्क डन बराबर होता है एफ डॉट डी। और सेंट्रीपिटल फोर्स में, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स में एक बॉडी सर्कल में मूव करती है और जो फोर्स होती है वो सेंटर की तरफ होती है, और इसमें जो बॉडी मूव कर रही होती है इसका डिस्टेंस सेम रहता है। इस पॉइंट पर भी सेंटर से उतना ही डिस्टेंस था जितना इस पॉइंट पर था, इसलिए डिस्टेंस क्योंकि ट्रेवल बाय बॉडी जीरो होता है, जिसकी वजह से वर्क डन भी जीरो होता है। सो चार्ली इज आवर करेक्ट ऑप्शन। जबकि फ्रिक्शनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स तमाम फोर्सेस वर्क डन करती हैं। द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स टॉर्क, मोमेंटम, वर्क डन और पावर। इनमें चार्ली करेक्ट ऑप्शन है वर्क डन। जो एरिया होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में, वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स है अगर तो दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसका जो एरिया होता है अंडर वो देता है वर्क डन। फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ, और हम जानते हैं कि डब्ल्यू वर्क डन बराबर होता है एफ और डॉट के प्रोडक्ट के। इस तरह से जो एरिया होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के वो देता है वर्क डन, जबकि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ होता है उसके अंडर जो एरिया होता है वो डिस्टेंस देता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। 1 megawatt hour is equal to 3.6 multiply 10 raised to power 6 joule, 3.6 multiply 10 raised to power 9 joule, 3.6 joule, 3.6 multiply 10 raised to power 12 joule। इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा ऑप्शन 3.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9 जॉल। हमने पावर वाले टॉपिक में पढ़ा था 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6 जॉल के, लेकिन इधर उन्होंने पूछा हुआ है 1 मेगावाट आवर। तो किलोवाट आवर को मेगावाट आवर बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरफ भी 10 रेज़ टू पावर 3 से। जब इस तरफ 10 रेज़ टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। इधर भी 10 रेज़ टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 + 3 9 हो जाएगा। सो 1 मेगावाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9, जबकि 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6 जॉल के। बीटा इज आवर करेक्ट आंसर। वर्क डन इज नेगेटिव इफ एंगल इज 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 30 डिग्री। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन चार्ली है 180 डिग्री। जो वर्क डन होता है वो 90 डिग्री से पहले पहले पॉजिटिव होता है और 90 डिग्री पे वर्क डन 0 हो जाता है, जबकि 90 डिग्री से ऑनवर्ड 120, 150, 180 इस सब पे वर्क डन नेगेटिव हो जाता है। सो चार्ली इज आवर करेक्ट आंसर। 0 डिग्री पे वर्क डन मैक्सिमम होता है क्योंकि cos 0 इज इक्वल टू 1, और 30 डिग्री पे वर्क डन अपने हाफ का हाफ हो जाता है, जबकि नेगेटिव जो सा वर्क डन होता है वो 180 पे होता है। 30 डिग्री पे वर्क डन अपने मैक्सिमम का हाफ नहीं बल्कि मैक्सिमम का हाफ वर्क डन 60 डिग्री पे होता है, क्योंकि cos 60 इज इक्वल टू 1/2। सो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्क डन अपने मैक्सिमम का हाफ कब होता है तो आपने कहना 60 डिग्री पे। A body of mass 5 kg has a potential energy of 98 joule. Its height is 5 meter, 7 meter, 10 meter, 2 meter। इनमें जो डेल्टा है 2 मीटर ये करेक्ट आंसर है, और हम देखते हैं ये कैसे है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mgh के, और उन्होंने पूछा है वह हाइट क्या है, जबकि मास और पोटेंशियल एनर्जी हमें दी हुई है, तो हाइट आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय मास और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। टेंशन एनर्जी 98 जॉल, वैल्यूज पुट करते हैं। मास इज इक्वल टू 5 किलोग्राम और जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस सब को जब हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 मीटर। सो डेल्टा इज आवर करेक्ट आंसर। A body of weight 5 Newton falls through 0.25 meter height. Its kinetic energy is 1.25 joule, 12.5 joule, 125 joule, 0.125 joule। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फा ऑप्शन 1.25 जॉल, और इससे हम देखते हैं ये कैसे। वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, और वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी हम जानते हैं
फोर्स अगर हो और हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी हो या हाइट हो तो हम काइनेटिक एनर्जी मालूम कर सकते हैं। अब जो फोर्स या फिर जो वेट आ रहा है वो है 5 न्यूटन और हाइट या डिस्टेंस है 0.25 मीटर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.25 मीटर। 5 मल्टीप्लाई बाय 0.25 इज इक्वल टू आ जाएगा 1.25 जॉल के। सो अल्फा इज आवर करेक्ट आंसर। A light body A and a heavy body B have equal momentum. Then kinetic energy of A is equal to B, less than B, greater than B, 0. काफी कंसेप्ट। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर और हम जानते हैं कि मोमेंटम बराबर होता है mv के। और m से जैसा कि सबसे पहले एमसीक्यू में बताया कि m से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे तो ये बन जाएगा p स्क्वायर जो कि मोमेंटम है डिवाइडेड बाय m। अब जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और जिसकी का मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, क्योंकि मोमेंटम को तो दोनों का बराबर है। तो मोमेंटम को सेम करने के लिए जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाने की वजह से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सो चार्ली इज आवर करेक्ट ऑप्शन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, क्योंकि एक कौन सी है लाइट बॉडी, इसका मास कम है जबकि बी हैवी बॉडी है तो ए की काइनेटिक एनर्जी बी से ज्यादा हो जाएगी। चार्ली इज आवर करेक्ट आंसर। The consumption of energy by 60 watt bulb in 2 seconds is 120 joule, 100 joule, 80 joule और 40 joule। इसका करेक्ट ऑप्शन है अल्फा ऑप्शन 120 जॉल। उन्होंने हमें 6 वाट पावर बताई हुई है और टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड। हम जानते हैं पावर बराबर होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। अब हमें एनर्जी मालूम करनी है कंजप्शन ऑफ एनर्जी, तो पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से। पावर 60 वाट मल्टीप्लाई बाय 2 सेकंड, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 120 जॉल आ जाएगा। सो अल्फा इज आवर करेक्ट आंसर। स्लोप ऑफ एनर्जी टाइम ग्राफ गिव्स पावर, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन। इनमें इसमें अल्फा करेक्ट ऑप्शन है पावर। जो एनर्जी टाइम ग्राफ की स्लोप होती है वो हमें पावर देती है, क्योंकि स्लोप का मतलब होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये बन जाएगा जॉल पर सेकंड जो कि पावर का यूनिट है। इस तरह से स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ देती है एक्सेलरेशन। सो मोमेंटम और फोर्स का कोई ताल्लुक नहीं है। एनर्जी और टाइम के जरिए हम फोर्स नहीं मालूम कर सकते स्लोप के जरिए, ना ही मोमेंटम और ना ही फोर्स। और एक्सेलरेशन तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से मालूम करते हैं। सो अल्फा इज आवर करेक्ट आंसर। Which of the following is not a conservative force? Elastic spring force, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो पाथ पे डिपेंड ना करे। तो इसमें जो डेल्टा ऑप्शन है नॉर्मल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स नहीं, जबकि इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि फील्ड में होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स ये सारी की सारी कंजर्वेटिव फोर्स है। जबकि नॉर्मल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल फोर्स, ये सारी टेंशन इन द स्ट्रिंग ये भी सारी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। सो डेल्टा इज आवर करेक्ट आंसर। Which of the following is renewable source of energy? कोल, ऑयल, इथेनॉल, यूरेनियम। रीन्यूएबल सोर्स ऐसा सोर्स होता है जिसे हम दोबारा हासिल कर सकें। जैसे कोल को अगर एक बार हम जला देते हैं तो वो राख बन जाता है, दोबारा हम हासिल नहीं कर सकते। इस तरह से ऑयल को भी दोबारा हासिल नहीं कर सकते और ना ही यूरेनियम को। जबकि रीन्यूएबल सोर्स ऐसा सोर्स होता है जिसे हम दोबारा हासिल कर सकें, जैसे कि विंड, इस तरह से टाइडल एनर्जी और बहुत सी एनर्जी टाइप हैं जो कि रीन्यूएबल हैं। और इथेनॉल भी एक रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इस क्वेश्चन में हमारा चार्ली ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसको हम हासिल करते हैं कार्बोहाइड्रेट से और कार्बोहाइड्रेट हम फसलों के लिए दोबारा हासिल करते हैं जिनकी फर्मेंटेशन करके हम इथेनॉल बार बार हासिल कर सकते हैं। सो चार्ली इज आवर करेक्ट आंसर। द इंटेंसिटी ऑफ सोलर एनर्जी outside the Earth atmosphere is 0, 1.8 watt per meter square, 1 watt per meter square, 1.4 watt per meter square। जो इंटेंसिटी होती है सोलर एनर्जी की आउटसाइड द अर्थ एटमोस्फेयर, अर्थ के एटमोस्फेयर के बाहर,
वो होती है 1.4 वाट पर मीटर स्क्वायर। लेकिन जब ये अंदर आ जाती है तो गैसेस की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड और मुख्तलिफ तरह के बैरियर की वजह से कम होके 1 वाट मीटर पर स्क्वायर के बराबर आ जाती है। सो अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर होती है 1.4 और अर्थ के सरफेस पे होती है 1 वाट मीटर पर स्क्वायर। डेल्टा इज आवर करेक्ट आंसर ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन।